वेलकम बेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखा करें। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आपने अवश्य नोट करना है। तो जो हम प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहे हैं ये एलटी कमीशन का है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, ये भी जीके सेक्शन का रहने वाला है, तो आराम से आप देखिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपसे भविष्य में, अब जैसे एलटी का पदनाम चेंज कर दिया गया है, टीजीटी हिंदी कहा गया है, तो इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। और अगर एलटी टेट की बात करें तो वहाँ पर भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान से आपने इसको देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। 51 क्या पूछा गया है 151 में, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो 4 विकल्प यहाँ पर आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला है दंती दुर्ग, पुलकेशिन द्वितीय, सिंह विष्णु या फिर गोपाल। तो जो सही विकल्प होगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 152, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? विकल्प है खजुराहो, कन्नौज, बंगाल, मुंगेर। तो 152 में जो सही विकल्प हो जाएगा, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो में, विकल्प ए। तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर प्रश्न संख्या है 153, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? विकल्प है 1190 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 और 1193। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 153 का, तो वो होगा 1191 में। किसके मध्य हुआ था ये कमेंट करके आप बताइएगा अवश्य। अगला प्रश्न देखिए 154, इसमें पूछा गया है, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? काफ़ी प्रसिद्ध है ये नीति। विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो जो 154 का सही विकल्प होगा तो वो होगा बलबन। बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। सिजदा, पाबंद इत्यादि ये भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपने 154 में बी। फिर प्रश्न संख्या 155, इसमें पूछा गया है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? विकल्प में है चैतन्य, रामानुज, रामानंद या फिर नामदेव। तो 155 का सही विकल्प हो जाएगा डी, नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे नामदेव। देखिएगा, ये जो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है तो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। अगर आपको ये जो PYQ है एलटी कमीशन के, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के तौर पर भी और सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी। व्हाट्सएप नंबर आपको बता दूं, अगर आप इसे कोई भी क्वेरी चाहते हैं इसे लेने हेतु, 76 517 294, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पर। प्रश्न संख्या 156, कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं? विकल्प हैं बीजक, प्रियदर्शिका, पद्मावत, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है ना, उनको तो ऐसे प्रश्न चुटकियों में आने चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, बीजक। अगला देखिए 157, मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? विकल्प में है मुमताज़ महल या फिर मुमताज़ बेगम, नूरजहां, शाह बेगम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 157 में जो सही होगा तो वो होगा नूरजहां। फिर 158, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सही विकल्प होगा गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद देव। फिर प्रश्न संख्या 159, प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? तो यहाँ पर विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी। तो सही विकल्प होगा सी, चार्ल्स मेटकॉफ। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है भारत में। फिर 160, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? विकल्प है 1910,
1912, 1916, 1920। तो 160 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 1916 ईस्वी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं 161। इसमें क्या पूछा गया है 161 में, सांझ का तारा किसे कहते हैं? विकल्प है आपके समक्ष मंगल, चंद्रमा, बुध या शुक्र। तो जो सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है 162, पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। 162 में कौन सा सही विकल्प होगा? तो पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, विकल्प ए। अगला प्रश्न 163, इसमें पूछा गया है गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? विकल्प में है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। 163 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अटलांटिक महासागर, विकल्प सी। फिर 164, यहाँ पर क्या पूछा गया है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प में है नील, अमेजन, कांगो, मीकॉ। तो सही जो विकल्प होगा 164 में तो वो हो जाएगा ए, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। फिर प्रश्न है 165, यहाँ क्या पूछा गया है? सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? विकल्प में है नॉर्वे, जापान, सिंगापुर या फिर थाईलैंड। विकल्प के अनुसार जो सही विकल्प होगा तो वो होगा जापान। फिर प्रश्न संख्या 166, इसमें पूछा गया है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प में है डैन्यूब, हेडसन, टाइबर या फिर टेम्स। तो जो लंदन है ये आपकी टेम्स नदी के किनारे है, विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 167, इसमें पूछा गया है भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी या फिर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? विकल्प है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। 167 में जो सही विकल्प होगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी रेखा जो है, बाउंड्री है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो बांटता है भारत। अगला प्रश्न देखिएगा 168, इसमें पूछा गया है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन, फल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन। 168 में जो सही विकल्प होगा झींगा मछली उत्पादन से संबंधित होगा गुलाबी क्रांति। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 169, इसमें पूछा गया है आपसे पन्ना मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? पन्ना जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पर मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? विकल्प देखिए आपके समक्ष, कोयला, तांबा, हीरा या फिर सोना। 169 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा हीरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 170, इसमें क्या पूछा गया है इरुल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? विकल्प में है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 170 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा तमिलनाडु, विकल्प ए, तमिलनाडु। फिर प्रश्न संख्या देखिएगा 171, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? विकल्प है मुंबई, अजमेर, अहमदाबाद, बंगलुरु। तो 171 में सही विकल्प होगा अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, विकल्प सी। फिर प्रश्न संख्या है 172, इसमें क्या पूछा गया है गैंडा परियोजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? विकल्प है 1972, 1975, 1987, 1992। तो 172 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 1987 में की गई थी शुरू। फिर प्रश्न है 173, ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो मुख्यालय से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए एक तो ये जो ग्रीन पीस नामक संगठन ये हो गया, आपको और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ध्यान रखने हैं, स्थापना वर्ष ध्यान रखने हैं, मुख्यालय कहाँ पर ये ध्यान रखने हैं, हेड कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं।
तो यहाँ पर जो 173 होगा इसका सही होगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, अपने हिसाब से आप उच्चारित कर सकते हैं इसे। अगला देखिए 174, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर, गैंडा, हाथी, लाल पांडा। तो 174 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, एशियाई शेर के लिए। फिर देखिएगा प्रश्न 175, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन दिया गया है? विकल्प है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। 175 में जो सही विकल्प है 7वीं। प्रश्न संख्या 176, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। 176 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अनुच्छेद 44। फिर प्रश्न संख्या 177, इसमें क्या पूछा गया है? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? विकल्प है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 177 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, उपराष्ट्रपति। फिर प्रश्न संख्या 178, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? विकल्प है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं होगी, ठीक है। बाकी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग ये सभी संवैधानिक संस्था होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा 179, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? तो 179 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 2015 में। अगला जो प्रश्न है 180, कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? कृषि आय पर कर किससे से संबंधित होगा? विकल्प है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। 180 में सही विकल्प होगा आपका राज्य सरकार से संबंधित होगा कृषि आय कर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं तो 181, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, गेहूँ कौन सी फसल है? क्या ये रबी फसल है या खरीफ है या फिर जायद है या फिर सभी? 181 में सही होगा, गेहूं रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल। फिर प्रश्न है 182, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? विकल्प में है मत्स्य पालन, केंचुआ पालन, अंगूर की कृषि, मधुमक्खी पालन। 182 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा केंचुआ पालन। फिर प्रश्न देखिएगा 183, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 183 में सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर प्रश्न है 184, इसमें पूछा गया है, कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? कॉपर और जिंक से जो धातु बनती है तो वो बनती है पीतल। 184 का सी। फिर देखिएगा प्रश्न 185, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? फीमर, सार्टोरियस, स्टेपीज या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेपीज है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अगला प्रश्न देखिएगा 186, इसमें पूछा गया है, महिमा पुस्तकालय कहाँ है? विकल्प है नाहन, सोलन, चंबा, शिमला। तो 186 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका नाहन में स्थित है महिमा लाइब्रेरी। अगला है 187, इसमें पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? विकल्प ए है 123, विकल्प बी 109, विकल्प सी 115, विकल्प डी 121। तो 2011 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व होगा तो वो होगा 123, याद रखना 123। फिर प्रश्न है 188, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विकल्प है न्यायाधीश TVR दत्ताचारी,
न्यायाधीश RV मिश्रा, न्यायाधीश ओम प्रकाश, न्यायाधीश भवानी सिंह। तो 188 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा न्यायाधीश TVR दत्ताचार्य। अगला प्रश्न देखिएगा 189, इसमें पूछा गया निम्न में से माघी त्योहार किससे संबंधित होगा या क्या कहते हैं माघी त्योहार को। विकल्प है हालदा, फुल्लैच, लोहड़ी, खेपा। 189 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका लोहड़ी। माघी त्योहार लोहड़ी को भी कहते हैं। 189 का सी। फिर अगला प्रश्न है 190, इसमें पूछा गया है रिवाल्सर झील कहाँ है। विकल्प है मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा। 190 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प ए, मंडी में है रिवाल्सर झील। प्राशर झील भी मंडी में ही है, ठीक है, ये भी याद रखना आपने। अगला प्रश्न है 191, लवी मेला कहाँ मनाया जाता है। विकल्प है मंडी, कुल्लू, रामपुर, करसोग। जो लवी मेला कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है रामपुर में। काफ़ी पुराने मेलों में से एक है ये, व्यापारिक मेला कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देखिएगा 192, शूलिनी मेला कहाँ मनाया जाता है, शूलिनी मंदिर कहाँ पर है। विकल्प है सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी। 192, अगर ये पूछे शूलिनी मेला कहाँ मनाया जाता है, ये भी सोलन में ही मनाया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 193, इसमें पूछा गया है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है। विकल्प है शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू। तो 193 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय। अगला प्रश्न देखिएगा 1994, शरद पवार को 2017 में कौन सा नागरिक सम्मान मिला है। शरद पवार 2017 की बात की जा रही है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहिएगा। तो विकल्प में है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री। तो जो 194 का सही विकल्प होगा तो वो होगा पद्म विभूषण। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर 195, 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। विकल्प में है शंख घोष, रघुवीर चौधरी, केदारनाथ सिंह, अमरकांत। सही जो विकल्प होगा तो वो होगा आपका 195 का शंख घोष को मिला है 2016 का। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो इसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी के राइटर हैं, इनके समग्र जो रचनाएं थी इनको इसके कारण इन्हें मिला था ये विनोद अपना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 याद रखना है आपने, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये। अगला देखिएगा 196, अब यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्या पूछा गया है, आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो 196 का सही होगा तो वो होगा ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। अगर है एंट्री डैश दिस ऑडिटोरियम इज डैश टिकट, तो यहाँ पर कौन से विकल्प सही होगा। ऑप्शन जो होगा तो वो होगा डी, टू और बाय। नेक्स्ट है 198, आई वॉज डिलाइटेड डैश यूर सक्सेस। 198 में सही होगा ऑप्शन ए, एट। फिर है 99, इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो जो सही होगा उसे ही मैं आपको बता देता हूँ, तो वो है विकल्प बी, ऑप्शन बी, राम सिंग्स अ सॉन्ग। बाकी सारे करेक्ट नहीं है। 199 का ऑप्शन बी। 200, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स इज। तो जो ये पंक्ति दी गई है यहाँ पर प्रोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, इसके लिए कौन सा सही विकल्प होगा। तो ये होगा ऑप्शन डी, ओमनीपोटेंट, अर्थात सर्वशक्तिमान। जो ये पंक्ति है इसके लिए सही जो शब्द होगा तो वो होगा ओमनीपोटेंट। इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो
तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा आज का ये लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, जीके सेक्शन जहाँ पर पूछा जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से आप इसे देखते रहिए, और जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उसे अपनी कॉपी पे भी अवश्य नोट करना है। बाकी अगर PDF इत्यादि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर ये PDF सेंड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो अवश्य इसे लाइक करना है। धन्यवाद।